मायड़ भाषा मन भावनी, मायड़ भाषा मन भावनी मीठा जिणरा बोल, देख पहनावो आपणो लोक करे गुणगान। वाह। संस्कृति संस्कार रो संगम राजस्थान, तो सगड़ा मिलर बोल दो जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। इसु भी आगे की बात है मनीषा जी कि पग पग सूरा देवड़ी पग पग सतियां थान। और राजस्थान किया न कोई कि एक आदमी जब गेले गेले चाले तो बिन धरती पर पग तो मेलनो पड़े, और जब पग मेले तो भी का मन का माने एक संकोर है, वो संको कहीं है कि पग पग सूरा देवड़ी पग पग सतियां थान, मन डर पे पग मेलता। अरे रंग है राजस्थान, रंग है राजस्थान। मन डर पे है कि कांटा अटे जुझार भूमियों कुणस है, कोई मातृभूमि के लिए आपको शीश उतारे उसी, आपको शीश दिए उसी, आपकी कमल पूजा करे उसी। तो इयन का राजस्थान में आपका जन्म है, भाग्यशाली हैं। तो एक बार अलबेला राजस्थान में आप सगला दर्शक भाई बहनों को स्वागत है। आप सगला ने नया चांद की राम राम सा। मनीषा जी आज नयू चांद है, आषाढ़ शुक्ला द्वितीय है, और आज के दिन जी आप दूध जाती पहली चांदना पकवाड़ा की, तो सबसे पहली नमस्कार राम राम में भी आई कहता नया चांद की राम राम सा। और शाम का जब दूध को चांद उगतो तो मैं ताबरपना की मैंने बात याद आ, चांद बाबा ने देख और कहता चांद बाबा चांदी दे घी गेहूं की बाटी दे, चांद बाबा चांदी दे घी गेहूं की बाटी दे, आदि दे तो खाऊं कोनी, साप्ती दे तो भावे कोनी, बाबा जी परणावे कोनी, छमक लाडी आवे कोनी। तो ए राजस्थान का रंग है, ए फुटरापो है राजस्थान का। बिल्कुल जी। तो आज आप मेहमान से भी बात करांगा, दिन विशेष पर भी आप बाद में बात करांगा। पहले आज आपने अपना मेहमान से जरूर मिलवावा, कौन आयड़ा है आज आपने? आज आपने बीच इयन के एक मेहननीय व्यक्तित्व है, इयन का एक मोजीज विराट व्यक्तित्व का धनी प्रोफेसर आनंद भालेराव जी पधार्या है। इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय के मायने कुलपति है। अपने राजस्थान के किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भी के मायने कुलपति का रूप में आपकी सेवाएं दे रही है। और आज अपना अलबेलो राजस्थान स्टूडियो में पधार्या है, तो आपको गणे मान स्वागत है। नमस्कार। राम राम साहब ने। राम राम साहब और नमस्कार। भालेराव जी आपने देखा, आप विद्वान हो, पूरा भारत के मायने विदेशा में भी आपने घूमने को मौका मिलो, प्राय प्राय भारत का तो हर राज्य के मायने आप गया, और अवार राजस्थान का माया पद स्थापित हो। तो राजस्थान और अन्य राज्यों की संस्कृति में आपने कई चीज अलग नजर आ रही है। प्रथम तो मैं राजस्थान दूरदर्शन के लिए आभार प्रकट व्यक्त करूंगा कि ये जो अवसर आपने मुझे दिया है यहाँ कि मेरे विचार प्रकट करने के लिए, और इसी माध्यम से पूरे राजस्थान के तमाम माता भाई बहनों को मैं नमस्कार करूँगा और उनके प्रति भी आभार प्रकट करूँगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान और अन्य राज्यों में क्या समानता है। हम अगर कुछ चीज़ें हम देखते हैं तो बहुत सारी समानता है। हम तमिलनाडु से कश्मीर तक अगर जाते हैं तो हमको रामण्णा मिलेंगे, रामराव मिलेंगे, रामचंद्र मिलेंगे, रामभव मिलेंगे, राम सिंह मिलेंगे, सब में राम है। हम अगर कहीं भूमि पूजन करते हैं, मतलब नई इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कश्मीर हो, पहले भूमि को हम कष्ट देना चाहते हैं, इसलिए भूमि का पूजन करते हैं। वाह। ये सारी समानता जो है, तो ये मूल्याधिष्ठित समानता हमारे सारे राज्यों में है। हमारा खान पान अलग रहेगा, हमारी वेशभूषा अलग रहेगी, वो वातावरण के हिसाब से है, लेकिन हमारे अंदर के मूल्य जो है सारे भारत में एक ही है। तो इस दिशा से सोचते हैं तो सारा भारत एक है, हम सारे एक हैं। जल्दी किया करे अनेकता में एकता। अब भारत की बिछाना। गजेंद्र भाई जी, आप बातें तो करता रहूंगा प्रोफेसर साहब से, आज के दिन की भी आप चर्चा करा, क्योंकि बहुत बड़ो पर्व आज तो दर्शन करो और धोख दो। बिल्कुल। आज आषाढ़ शुक्ला द्वितीया ने विश्व प्रसिद्ध पुरी का जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। और एक बार मनीषा जी, सुभद्रा जी जका बलराम जी की और कृष्ण भगवान जी की बहन है, वह आपका भाया ने कियो कि मैंने पूरी का दर्शन करो। क्योंकि आपने 7 मुख्यता पुरिया है, अयोध्या, अवंती, कांची, काशी, द्वारामती, पूरी। तो पूरी का दर्शन मन करो तो दोनों भाई बलदाऊ जी और कृष्ण भगवान जब रथ के माई बैठा आपकी बहन सुभद्रा ने यात्रा करा रही है, तो बीच के माई बाकी मासी का घर आएगा, जगह नाम गुंडीचा देवी। आज भी पूरी कमाई गुंडीचा देवी को मंदिर है, और भी आपकी मासी से मिलवा के लिए सुभद्रा जी, बलराम जी और कृष्ण भगवान बैठे रुकिया। बस आज भी की ही याद में आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन पूरी के जगन्नाथ यात्रा निकले। और आई जगन्नाथ यात्रा
साथ ही आज के दिन वृंदावन में भी निकल रही है, जिसको एस्कॉन परंपरा का संत भी निकाल रही है। बकाल फिर अलवर में निकल सी, फिर भरतपुर में निकल सी, फिर धौलपुर में निकल सी, क्योंकि मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर वो जो इलाको है वो भी ब्रज के मायने आवे, ब्रज की संस्कृति में रची बसी। आज पूरी दुनिया का मायने जी आप बता रहे हैं कि रामन्ना मिलसी, रामापा मिलसी, राम सिंह मिलसी, अब भारतीय की अनेकता में एकता की बात है। और आई जगन्नाथ भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त आपने राजस्थान के नागौर जिला का कालबा में हुआ कर्माबाई। आज पुरी का जगन्नाथ भगवान का मंदिर में कर्माबाई की भी मूर्ति है और कर्माबाई को भी बटे पूजन हुआ करे। और आज गांव गली के माने एक बहुत प्यारो भजन मां को गावे ने, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मेरा श्याम धनी जिमा वे बेटी जाट की। और आज भी पुरी का जगन्नाथ भगवान के खींचड़ा को ही भोग लागे सऊ पेली, क्योंकि जब कर्माबाई 7 साल की उम्र के मायने खींचड़ो बनाए और भगवान की मूर्ति के सामने बैठगा तो भगवान खुद प्रकट हुआ और वो खींचड़ो अरोग्यो। जब आज भी कहे कि साची प्रीत प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की, अरे जीमो मेरा श्यामधनी जिमा वे बेटी जाट की। और कहीं कहीं दिन आज कई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्तित्व होया है जहाँ को जन्मदिन भी है। बात करा पंचम दान थे जानो सगला जानो हो, आर.डी. बर्मन जी को भी आज जन्मदिन है। बहुत अच्छा प्रसिद्ध संगीतकार भी रहा है, अच्छी अच्छी फिल्मा में वांगो संगीत निर्देशन भी करो है। एक था जीवन का बहुत तेज दौड़ वाला भी है पी.टी. उषा जी 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 उड़न परी, आज बांको भी जन्मदिन है। और बड़ी बात महायोद्धा या यूं कह सका स्वतंत्रता के बाद भारत को सबसे बड़ा योद्धा व्या बहा सैन मोनिक सा महाराजा रणजीत सिंह जी आंकी भी आज पुण्यतिथि है, तो बांको में पुण्य स्मरण करा। और फिर आप चला प्रोफेसर आनंद बालेराव जी की तरफ। और मनीषा जी आप कहीं जान बचो बालेराव साहब देखो पहला तो है ना, देखो सबने यार आवे कुलपति जी अपने साथ है ना, सब आने ई रूप में जाने के भी कुलपति जी है अपना है। लेकिन आप आके थोड़ी सी जीवनी भी जाना ताकि अपना दर्शक भाई बहन जान पावे कि आपको रहन सहन कठे रहो, बालपन में कठे हा और पढ़ाई लिखाई कठे की रही था। आपको बचपन और प्रारंभिक जीवन बताओ सर। बहुत अच्छी याद में आपने मुझे लेके गए हैं। बचपन तो मेरा महाराष्ट्र के एक सीधे साधे छोटे शहर में हुआ है और बचपन से मैं पढ़ाई में वैसे तेज था। मेरे माता पिता भी सामान्य थे कि पिताजी तो सरकारी अधिकारी थे, माता तो घर में ही काम करती थी। घर में हमारे पढ़ाई का बहुत संस्कार था। माता हमेशा ये कहती थी अगर अपने आप को प्रस्थापित करना है तो ज्ञान के ऊपर ही आप कर सकते हो, और ज्ञान यही एक चीज़ ऐसी है कि जो आपसे कोई खींच नहीं ले सकता, बाकी सारी चीज़ें आपसे जा सकती है। बिल्कुल सही। और उसी ज्ञान के ऊपर ही आप अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, यही उन्होंने हम पर संस्कार किया। तो मैं थोड़ा वहाँ पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में सांगली नाम का एक शहर है जहाँ बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ मेरिट से मेरा एडमिशन हुआ। उसकी बाद में पढ़ाई मैंने पुणे में की, जो पुणे में भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे है जो 150 साल पुराना है, वहाँ मेरा नंबर लगा। तो वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। पुणे यूनिवर्सिटी से भी मैंने पीएचडी किया। मेरे गाइड थे तो आईआईटी रुड़की के डॉक्टर गर्दे थे, जिनको नाम को स्मरण करते हुए आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ। इतने बड़े ज्ञानी थे और उनके प्रति मुझे शिक्षा मिली, ये बहुत मेरा सौभाग्य है। और उसके बाद मैं पुणे में ही शिक्षा क्षेत्र में ही काम करना, ऐसा मेरा विचार ही था। तो लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए, इसलिए कुछ साल मैंने प्रैक्टिकल साइट पे काम किया, कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर के पास काम किया सिविल इंजीनियर होने के नाते। फिर मैं शिक्षा क्षेत्र में आया और तभी से अभी तक लास्ट 35-37 ईयर्स में शिक्षा क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। वाह, आप पुणे को जिक्र करें तो पुणे की जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है भी को राजस्थान का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्थान की प्राय जितना भी सभ्यता के अंदर है, चाहे आहड़ की सभ्यता है चाहे गणेश्वर की सभ्यता है, वहाँ को उत्खनन पुणे यूनिवर्सिटी ही करे। तो पुणे यूनिवर्सिटी पूरा भारत के मायने एक ऐसा ही है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई रिपोर्ट न माने तो डेक्कन यूनिवर्सिटी के न माने। और आज मैं भी अगर भारतीय या राजस्थान का इतिहास का उसको पुरातत्व है को जानना है तो डेक्कन यूनिवर्सिटी का लेख न पढ़ा, वहाँ का शोध न पढ़ा तो ही समझ में आवे। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, एक बार हम आप कहीं गणो चाहो। डेक्कन यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है महाराष्ट्र से, और जो आपने कहा वो सही है, बिल्कुल सही है कि जो डेक्कन यूनिवर्सिटी खोज करके कुछ कहती है इसका मतलब ये प्रमाण है, प्रमाणित है, दूसरा कोई कुछ नहीं है, यही सत्य है। दूसरा इसका भी है, जब तक डेक्कन यूनिवर्सिटी प्रमाणित नहीं करती वो सत्य नहीं माना जाता है। तो इस तरह से डेक्कन यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा काम है।
पूरे राजस्थान में हो या भारत के, अनेक संशोधन खोज करके उन्होंने बहुत सारे तैयार किए हैं। अगर कोई इतिहास प्रेमी है जो डिटेल में जाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता सकता है, इतना वहाँ ज्ञान का भंडार है। वो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने किताबों पढ़वा को बहुत शौक है। हाँ। और बाकी किताबों में सबसे ज्यादा अगर मेरे को कोई किताब है ना तो डेक्कन यूनिवर्सिटी का शोधा की है। हाँ। वाकई में बहुत प्यारी बात है। एक प्रोफेसर साहब, आप हो महाराष्ट्र का, वड़ा पाव खा बड़ा और मैं यहाँ खींचड़ो खा बड़ा। आप राजस्थान का भी खान पान तो खाए हो उसी। महाराष्ट्र का खान पान और राजस्थान का खान पान में समानता कहीं है, अंतर कहीं है? कौन सा खान पान आपने पसंद आयो, एक बार हम जरूर बताओ। मैं थोड़ा इसको विस्तार से बोलना चाहता हूँ जी। जब मैं राजस्थान, मेरे लिए वैसे कोई नया प्रदेश नहीं है। 1985 में 1985 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो ग्रेजुएट मेरे कॉलेज से घर जाने से मैं वहाँ से सांगली से राजस्थान आया हूँ, जयपुर में आया हूँ, 1 महीना भर यहाँ रुका हूँ। किस सामाजिक कार्य के लिए मैं आया था वहाँ रुका हूँ। तब से मेरा राजस्थान से संबंध है। फिर 2016 में तो हम पूरा राजस्थान देखने के लिए आए थे। राजस्थान के इतना देखने लायक किसी कौन से भी स्टेट में नहीं है, इतना सुंदर प्रदेश है, तो उसके लिए आया था। यहाँ आने के बाद जब ये कार्यभार मैंने संभाला राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति का, तो यहाँ एक 4-5 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली तो राजस्थान के लोगों की जो भाषा है वो इतनी मीठी भाषा है। वाह। कि इतनी मीठी भाषा है, जैसे दूध में अगर शक्कर डालते हैं तो शक्कर ढूंढो तो मिलेंगे नहीं, ऐसे मिक्स हो जाते, इतनी मीठी भाषा है। बहुत बड़ी बात। दूसरा है, राजस्थान के लोग दूसरों को एक सम्मान आदर देने में इतने माहिर हैं कि सुनने वालों को लगता है मैं बहुत कुछ बड़ा हो गया हूँ। ऐसे बोलने से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। दूसरा, जो एक मैनर्स जिसकी बात करते हैं हम, ये मैनर्स की बहुत उच्च परंपरा मैंने राजस्थान में देखी है। तीसरा है कि राजस्थान का जो खान पान है, और दूसरा खान पान से खिलाने का जो है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। इतना आग्रह करके खिलाते हैं तो पहले से हमको बचा के खाना पड़ता है, इतना आग्रह खिलाते रहते हैं। और एक अलग अलग तरीके की मिठाई होती है, घेवर है यहाँ का, हमारे अजमेर का वो बड़ा है, वो ऐसी चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ से राजस्थान में। तो मुझे तो यहाँ आने के बाद ऐसे लगा कि मैं कहीं दूर नहीं आया हूँ, मेरे दूसरे घर ही आया हूँ। ऐसा ही मुझे आ गया। मनीषा जी का तो घेवरों को नाम सुनो मुंडा पानी आ गया। अरे पानी तो आ गया। वो भी खान पान की जब बात हो ना तो ध्यान आई कि जब आपने मेहमान आवे ना और खानो खा रहा हुआ और आपा जब आना आग्रह करा के भी आप ओढ़ लो, जना वे कहीं गए पता है भाई, मैं तो हाँ ही मनुहार का काचा तो वाने लेनो ही पड़े। नहीं, आपका सौगंध दे रखवा था मारी सौगंध है, एक रोटी तो और मारा नाम की लेनी पड़ेगी। हमारा नाम की है, एक गासी मारा नाम को लेनी पड़ती। जल्दी तो कहवे ना वो आया मनरा पावना कहीं कोड करा थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन दरा। मेहमान नवाजी की परंपरा, मेहमान नवाजी की बहुत सुंदर परंपरा है। बिल्कुल। तो एक शोध कार्य तो आपको खाने पीने पे भी, और मैं सुना कि बहुत सारा क्षेत्र में आप शोध कार्य करा है। तो प्रोफेसर साहब से जानना चाहूंगा कई कई तरीके का आप क्षेत्र में शोध कार्य भी करा है? मेरा मुख्य शोध जो रहा है वो जो नदियाँ बहती है, नदी के ऊपर हम ब्रिजेस बनाते हैं, पुल बनाते हैं। और आपने कहीं सुना रहेगा कि कुछ दिनों के बाद वो पुल गिरते रहते हैं। वो क्यों गिरते हैं? तो जो उसका फाउंडेशन है, उसके आसपास की जो वालू है या मिट्टी है, ये सारी बह जाती है, ये फाउंडेशन ओपन होते हैं, उसके कारण वो गिरता है। तो वो कैसे ना गिरे, उसको क्या ट्रीटमेंट दिए, इसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड फ्लवियल हाइड्रोलिक्स। इसी पर मेरा संशोधन रहा है मुख्यतः। अच्छा, एक वाकई में एक बड़ी समस्या है, देखा भी यहाँ कहीं नहीं तो एक पुराना पुल जब 1303 का माया अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करो, बे टाइम का भी का बेटा खिजर का कोई एक पुल बनाएड़ो गंभीरी नदी पर, और वो आज दिन तक आज भी है। तो ए पुरानी जी की तकनीकें ही ए भी कटे न कटे, आप वास्तुशास्त्री हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आप देखा तो पुराना किला जो आज 1000 साल पूरा बना है, और वह न भूकंप में टूटे, न को और ज्यादा नुकसान हो रही, और आज की बिल्डिंग जल्दी टूट जाए, इन कई कारण नजर आ। इसमें 2 चीजें होती है। एक तो जिसकी नींव है, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ तक गए हैं। हम जब किला बनाते हैं तो फाउंडेशन वहाँ तक वो गए हैं जहाँ सॉलिड रॉक है। हाँ, तो इसीलिए वहाँ से कोई हिलता जुलता नहीं है। दूसरा, एक बाइंडिंग मटेरियल की हम बात करते हैं,
अभी तो बाइंडिंग मटेरियल मतलब दो ईंटें एक दूसरे को कैसे जोड़ना, तो सीमेंट और बालू के मिक्सचर से जोड़ते हैं। लेकिन पुराने में वो चूना था, गुड़ था, उसमें शीश था, ये सारा मटेरियल को एक साथ करके उसका लिक्विड करके वो हॉट ले करके करते थे। बिल्कुल। तो इतना पक्का हो जाता था। अभी आप देखेंगे अगर टूटता भी है तो एक ईंट नहीं टूटती है, ऐसा ब्लॉक टूटता है। बिल्कुल। तो मतलब वो ब्लॉक टाइट रहता है, थोड़ा सा टूटता रहता है। ये इस तरह का, इसी के कारण ये मजबूती थी और बहुत सोच के किया रहता था उन्होंने। तो यही है भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि किसी ने हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ये स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का, शिल्प कला का ज्ञान हमारे हजारों सालों से है। एक छोटी से कर्नाटक की छोटी 2 मिनट में बात बताता हूँ। एक अनेकों बहुत अनुभवी शिल्पकार थे और वो एक पत्थर की मूर्ति बना रहे थे। उनके एक छोटा 20 साल का लड़का था, वो कह रहा था इससे मूर्ति नहीं बनेगी, ये पत्थर अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी पत्थर में बह गई है, तुम अगर इसको प्रूव करते हो तो मैं मेरे हाथ काट लूँगा। तो लड़के ने कहा मैं प्रूव कर दूंगा। उसने तोड़ा वो पत्थर तो अंदर पानी निकला, जैसा पानी था वो मूर्ति नहीं बन सकता था। इस तरह का ज्ञान हमारे इसमें है। आप हम्पी में जाते हो तो हर एक पत्थर को मारते हो तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है। बिल्कुल आती है। कौन सा साइंस है, किसने सिखाया हमको? ये हमारे इसमें था, ये हमारे शास्त्र, शिल्प, ज्ञान, इसमें हम इतने आगे थे, बहुत ही आगे थे। बिल्कुल। एक आपा मनीषा जी, आपने देखा ने नजर पटका इतिहास पर, तो एक पूरा भारत में एक नारो गूंजे, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। और आज जगह शिवा सरदार है, राणा प्रताप है, आज दुनिया में संस्कार देखबा के वहीं मुख्य भूमिका बाकी माँ की, जीजाबाई और जयवंता बाई। एक मन प्रसंग याद आवा कि एक बार महाराज छत्रपति शिवाजी ने यहाँ थोड़ा अहंकार हो के मैं प्रजा को पालन करूं यहाँ, तो वहां का गुरु आया समर्थ गुरु रामदास जी। तो वह एक पेक बाठा न तोड़ दिखाई तो भी मैं एक मेंढक निकले कि शिवा ये मेंढका को लालन पालन कौन कर रही हो? सही है। तो मिनक नहीं, एक ऊपरी सत्ता भी है जिसकी भी को लालन पालन करे। ये ऊपरी सत्ता नमन करता है। आप आज पूरी की जगन्नाथ यात्रा निकाल रहे हैं। और प्रोफेसर साहब एक बड़ी गर्व के साथ बताऊं कि 1590 के मायने कतलू खान लोहानी जब पूरी का जगन्नाथ मंदिर पर कब्जो कर लियो, बैठे का पुजारी ने भगा दिया और मंदिर ने तोड़वा की तैयारी कर रही हो, तो 28 आमेर का राजा मान सिंह आपकी सेना लेर भी मंदिर ने बचावा के लिए गया। और कवे भी है कि माई एहड़ा पूतजन जेहड़ा मान मरद, समुंदर खांडो पकारियो और काबुल बांधी हद। वह पूरी का जगन्नाथ मंदिर ने बचावा गया और सौ पहली आपका बेटा जगत सिंह ने सेना देर भेजी और 20 सेना का प्रधान सेनापति मेरा 17 पीढ़ी पहले मेरा पूर्वज नरूजी कविया और भी कतलू का लोहानी युद्ध लड़ता हुआ पूरी का जगन्नाथ भगवान की रक्षा के लिए भी, मंदिर की रक्षा के लिए आपको बलिदान दियो और वहां को रक्त मेरी रगा में है। मैं तो आज एक रोमांचित से हो रही हूँ कि वाकई में आपने, मैं केवल एक मेरा उदाहरण दियो, एक जो को मिनक है आपने राजस्थान में, भारत में, बाकी हजारों पीढ़ियां बलिदान दिए है। सही है। जने जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की नारो गूंजे। तो शिवा सरदार और महाराणा प्रताप अपना इतिहास की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की भी एक साझी विरासत है। ये पर आप नहीं कहना चाहो? इसको थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेता हूँ। महाराणा प्रताप और खाली शिवाजी महाराज नहीं करने से, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक त्रिवेणी संगम रहा है। साहस, शौर्य और संस्कृति, भक्ति, संस्कृति और साहस का संगम रहा है। ये दोनों राज्यों में है। हम अगर राजस्थान को देखते हैं तो महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति यहाँ जन्मे हैं जिन्होंने आत्मसम्मान के लिए जंगल में रहना पसंद किया। वीर दुर्गादास जैसे महापुरुष यहाँ हुए हैं जिन्होंने सालों तक संघर्ष करके इस भूमि को परतंत्रता से मुक्त किया। ये माँ अमृता देवी की भूमि है जिन्होंने 363 माता बहनों के साथ एक खेजड़ी के वृक्ष के लिए उत्सव किया है। पूरे भारत को ही नहीं तो विश्व को पर्यावरण का पहला आंदोलन सिखाया है। वाह। ये मीराबाई की भूमि है जिसकी भक्ति की परंपरा राजस्थान ही नहीं तो पूरे भारत में होती है। अब महाराष्ट्र को अगर देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे हैं जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है।
हमारे महीने में एक अमावस्या आती है, लेकिन ऐसा कहा जाता था महाराष्ट्र को सालों के 12 अमावस्या ने घेरा था। पूरे मुगली राज्य था, उनमें से एक 14 साल के बच्चे ने प्रतिज्ञा ली रोहिडेश्वर में कि मैं इस देश को स्वतंत्र करूंगा। तो उन्होंने पूरा हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया। बाजीराव पेशवा, संभाजी महाराज, ये महान पराक्रमी लोग महाराष्ट्र से आए, जो साम्यता है। संत एकनाथ, संत नामदेव, संत रामदास, ऐसे महान महान गुरु संत हुए हैं। जो संत यहाँ थे वही संत यहाँ थे। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चाफेकर जैसे क्रांतिकारी यहाँ हुए, जैसी तरह क्रांतिकारी यहाँ भी हुए हैं। ऐसे इतनी साम्यता है हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान में, इतिहास की साम्यता है। शिवाजी महाराज यहाँ आए हैं। शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के कैद में थे तो उनको अगर किसी ने बचा है तो राजस्थान के राजपूत ने बचाया है। हाँ वही, उन्होंने बचाया है उनको। ये जो ताकत है ना, ये जो रिलेशन है, बाजीराव पेशवा 4 महीना राजस्थान में आए थे कि सारे राजस्थान के राजाओं को एक साथ करके हम मुगलों को यहाँ से नष्ट करेंगे और हमारा खुद का राज्य निर्माण करेंगे। तो उनको क्यों लगा राजस्थान इसमें अहम भूमिका कर सकता है, इसलिए वो महाराष्ट्र से राजस्थान आए। ये एक परंपरा है। जब अब्दाली जैसे लोगों का आक्रमण हुआ तो महाराष्ट्र से मराठों यहाँ आके पूरे रक्षण के लिए लड़े, अपना प्राण अर्पण किया। ये दोनों में त्याग की जो समानता है, पराक्रम की जो समानता है, संतों की जो समानता है, संस्कृति की जो समानता है, इसके साथ साथ मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, शायद आप आगे पूछेंगे भी उसके बारे में, कि संस्कृति में तो इतनी समानता है कि हमारे शास्त्रीय गायन परंपरा में ग्वालियर घराना होता है और पटियाला घराना होता है, किराना घराना होता है। वैसे अलाउद्दीन खान जी ने ये जयपुर अत्रावली घराने की स्थापना की है यहाँ। जयपुर अत्रावली घराने के जो शिष्य थे उसमें से नाम मैं अगर दे दूँ आपको तो बहुत सारे महाराष्ट्र के हैं। किशोरी आमनकर, जिसको हम गान सरस्वती कहते थे, महान गायक थी, वो जयपुर अत्रावली घराने की शिष्या थी। श्रुति सडोलीकर, ऐसे इतने महान महान थे जो महाराष्ट्र से आए। तो भट्ट परिवार है जो जयपुर को, पंडित विश्व मोहन भट्ट, सही है। तो ये जो मिलाप हुआ है ना राजस्थान और महाराष्ट्र का, बहुत सुंदर मिलाप है। और ये आज का नहीं है, दशकों का नहीं है, सैकड़ों सालों का नहीं है, सदियों से है। सदियों से। और हर राज्य की आप देखा अलग अलग संस्कृति है। और आपने राजस्थान की आप संस्कृति की बात करा तो इसमें भाषा, जो अपनी मायड़ भाषा है, इसको आप बहुत अहम भूमिका आप कैसे कहा। तो लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि जगह टाबरिया ने आप अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहे हैं। माँ बाप भी माहौल इसको को नहीं दे पा रहा है घर में भी कि भाई राजस्थानी बोले है, माँ बाप भी सीख के। तो इन आप विषय के रूप में यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहा होगा, तो कितना ज़रूरी है विषय के रूप में आप अपनी राजस्थानी भाषा ने बचा पावा, अपनी संस्कृति ने बचा पावा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मुझे। इसको थोड़ा सविस्तर में जवाब देता हूँ कि जब मैं मेरी शिक्षा मेरी मातृभाषा में करता हूँ तो मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ। आज यहाँ आने के बाद 3 साल में आने के बाद मुझे अभी ऐसे लगा कि मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता हूँ इंग्लिश से। लेकिन इसीलिए मातृभाषा में पढ़ना, अपनी भारतीय भाषा में पढ़ना, वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या हो गया उस पर नहीं जाएंगे, उतना समय नहीं है अपने पास। जानबूझ के हमको हमारी मातृभाषा से दूर किया गया। जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम यहाँ लाया गया, उसी के कारण हमको अंग्रेजी थोपा गया हमको। अब दूसरे देश में, फ्रांस में जाइए, जापान में जाइए, क्या होता है, उसी भाषा में पढ़ते हैं। और वो क्या अभी जग में कुछ नहीं कर पाते, बड़े बड़े विमान बना रहे, टेक्नोलॉजी बना रहे, अपनी भाषा में पढ़ के। ऐसे हम कर सकते थे। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें बहुत आगे जा रहा है। इसमें हमने एक किया है अभी, अगर किसी विद्यार्थी को, छात्र को हिंदी भाषा में जवाब देना है वो दे सकता है। प्रश्न चाहे इंग्लिश में हो, वो पढ़ेगा, उसको सुन के वो हिंदी में उत्तर दे सकता है। दूसरी भाषा में यहाँ आने के बाद मैंने एक देखा, मैं राजस्थान में बहुत देखा हूँ कि यहाँ एक कुछ पुरानी भाषा है हमारी, और वो भाषा अभी लुप्त होने जा रही है। बिल्कुल। जिसको हम इंडेंजर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें एक मारवाड़ी भी हो सकती है, हमारी डिंगल भाषा हो सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में गए थे तो उन्होंने डिंगल भाषा में उत्तर दिया है, मराठी में नहीं दिया, हिंदी में नहीं दिया, डिंगल भाषा में उत्तर दिया है। तो ऐसी भाषा का संरक्षण हम करना चाहते हैं। जरूरी है कि डिंगल भाषा की लिपि कैसे हो,
मारवाड़ी की लिपि कैसे हो। तो आने वाली पीढ़ियाँ, सदियाँ जो अगर चाहते हैं कि इस भाषा का अभ्यास करके उसको जीवित रखे, तो विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत काम करना चाहता है और आने वाले 2 साल में हम इस पर बहुत काम करेंगे। वाह। छत्रपति शिवाजी भी जब आगरा के मायने औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुआ तो बी टाइम का डिंगल के मायने जवाब दिया, और डिंगल बड़ी ओज की भाषा है। सूर्यमल मिश्र डिंगल का एक बड़ा कवि हुआ, और वहां को एक मेरा छंद याद आवे कि डिंगल की प्रकार से बोली जाए, डिम और गल। डिम को मतलब है डमरू, गल को मतलब है आवाज। जिकी बादशाह ने बोलती टाइम का डमरू किसी कंपन हुए, शिवजी के डमरू क्या दम चक्कर रचक्कर न लगी लचक्कर न कौल मचक्कर न तोल कड्यो पकरालन भारक हुबी खुरतालन व्याल कपालन साल बड्यो हुगमग बिलोचन श्रृंग डुले जगमग कृपालन अग्नि झरी बज खल तबलन हल उजलन धुम्मी हमलन भूमि धरी। और जब आप बता रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी जब कैद सु निकले अब फला की टोकरी के माध्यम से, तो बाको जो वापस महाराष्ट्र जाबा को मार्ग हो वो प्राय प्राय राजस्थान से हो। वह राजस्थान में भरतपुर से प्रवेश करया, बिकाबाई बाद में नीम का थाना तहसील सिक्कर के माने एक जगह पाटन बठे पहली रात को भाई विश्राम करियो। बिक के बाद में सिक्कर जिले में गांव है गनेड़ी, गनेड़ी गांव में गया। गनेड़ी का जगह सेठ जी हा जगह का वंशज आज भी गनेड़ी वाल कहलावे। वह आपकी पूरी संपत्ति छत्रपति शिवाजी ने भेंट कर दी कि आप हिंद स्वराज्य का निर्माण के लिए आल्यो हमारी संपत्ति। गनेड़ी वाला सेठ जी की मदद से वह पहुंचा सांभर, और सांभर से फिर बाज की निकला करती नदी बहाव हो नाव मार्ग से कच्छ पूछा, और कच्छ के बाद में वहां मराठा सैनिक आएगा मान लेगा। तो वहां राजस्थान सरकार ने विद्वान लोग एक वो प्रस्तुति भी करो, एक तथ्य कि ई प्रकार शिवाजी गमन मार्ग को निर्माण करो, कि प्रकार छत्रपति शिवाजी गया। और शिवाजी के निकलबा में जयपुर का ही राजकुमार राम सिंह कछुआ है वहां की बड़ी मदद करी। तो वाकई में अपनी बड़ी साझा विरासत है। और एक मनीषा जी और बात बताऊं, महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी के बीच में रक्त संबंध है, एक ही परिवार का है दोनों। कि जब 1303 में चित्तौड़गढ़ को साको हुए बे में वहाँ का शासक का रावल रतन सिंह जी वीरगति में प्राप्त हो जाए और अलाउद्दीन खिलजी को कब्जो हो जाए, तो गुहिल वंश को एक छोटो सा गांव हो सिसोदा, सिसोदा गांव का जगह लक्ष्मण सिंह जी हा वह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति में प्राप्त हुआ। बाका बेटा 7 बेटा बमू 6 बेटा भी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति ने प्राप्त हुआ। केवल एक बेटो बचो अजय सिंह, अजय सिंह के एक बेटो भी हो जगह को नाम हो सज्जन सिंह। वह सज्जन सिंह की कारण से आपका पिताजी से नाराज हो और महाराष्ट्र चलेगा, और बाकी 17वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी को जन्म हुई। तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी एक ही वंश का है, एक ही परिवार का है। एक आपको जानकारी चाहना, एक और भी विश्वविद्यालय है और आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। तो और विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षण प्रणाली है या और कोई प्रणाली है वह कई अंतर है? हाँ, अंतर है। अभी हम देखते हैं तो राजस्थान राज्य में कई विश्वविद्यालय है, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है और वो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब उनको कॉलेजेस कनेक्ट किए गए हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका मुख्य बात या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एफिलेटिंग नहीं है। जो हमारा 518 एकड़ का कैंपस है उतना ही हमारी यूनिवर्सिटी है। एफिलेशन करने से विश्वविद्यालय पर परीक्षा लेना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, इसी में ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो कोई संशोधन अनुसंधान नहीं कर पाते, नया निर्माण नहीं कर पाते। इसी के कारण एक 2009 में ऐसे सोचा गया था कि इस भारत को 1500 विश्वविद्यालय की ज़रूरत है जो नॉन एफिलेटिंग होगी। और आप इसको भी ये कोई नया चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति बिल्कुल परंपरागत है। तो लोग वहाँ जाके पढ़ते थे, उसका कोई एफिलेटिंग नहीं रहता था। ये हमारा जो संस्कार है, जो पद्धति है, ये सारे यूरोपियन लोगों ने ली है। अमेरिका में, इंग्लैंड में नॉन एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है और हमारे यहाँ वहाँ का कचरा डाल दिए, एफिलेटिंग का कर दिया। ये हुआ है। तो 1947 में हमारे पास एक बड़ा अवसर था, इसको बदल करके नॉन एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी बनाए। देर आए तंदुरुस्त आए, अभी हमारे ध्यान में आ गया। अभी पूरे भारत में 54 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चला जाते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। और ये नॉन एफिलेटिंग है तो हमारा संशोधन बहुत बढ़ता है। अभी मेरे विश्वविद्यालय का अगर देखते हैं तो 3 साल में हमारे पास 46 करोड़ के रिसर्च अनुसंधान के लिए ग्रांट मिला है। हमारा नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल,
उसमें इस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया है कि राजस्थान में एकमेव गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको A++ ग्रेड। बधाई हो। धन्यवाद। और वो NAAC कहता है कि पर फैकल्टी मेंबर कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए साल में। हमारे यहाँ 4 है। वाह। हमारे यहाँ 11 पेटेंट है। इस तरह से विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, अभी हमारे नवम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने भी इस बात की सराहना की है और विश्वविद्यालय के बहुत शुभेच्छा दी है। अभी आप भी कभी आइए विश्वविद्यालय देखिए, आपको लगेगा कि सचमुच इसमें आप जब आते हैं कैंपस में, उसी से आपको पता चलेगा कि ये विश्वविद्यालय कैसे होना चाहिए। इस तरह का एक उदाहरण है ये। बालेराव जी ने तो दियो, तो मनीषा जी जरूर और संस्कृति की बात चल रही है, शिक्षा की बात चल रही है, मूल तत्व की बात चल रही है। आप बताए ना, पाश्चात्य देश आपकी चीज अटे तो फिर अपनी बढ़िया चीज बाकी नकल कर बैठे, तो अपनी मूल चीज कहीं है, अपनी आत्मा कहीं है, भी का निचाला। और राजस्थान की आत्मा कहवे घूमर नृत्य ने। हाँ। आओ राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य देखा बा, बहुत प्यारो। मारी घूमर छजी नखराली माँ, मारी घूमर छजी नखराली माँ, घूमर रंग बाबे दासा वादरी, घूमर रंग बाबे दासा। घेरदार घाघरो घुमेरदार साड़ी, घेरदार घाघरो घुमेरदार साड़ी, केसर की सिक्यारी ओ केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ, ओ माने केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ। बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए, टूटे बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए, मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए, मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए, धीरे चालो ने बायरिया ओढ़े हालो ने बायरिया, जानो दियो नहीं जाए, धीरे चालो ने बायरिया, जानो दियो नहीं जाए। घर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा, लगायो हरियो माग, मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा, लगायो हरियो माग। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया, माथान में मद ल्यावो रंग रसिया, ल्यावो रंग रसिया, ल्यावो
वाह वाह वाह, आ तो बरसाड़ा की रुत ओ चौमासा को टेम और जरो का नीचे सा लगा दो हरियो बाग और बी के साथ आपनो घूमर डांस और भालेराव जी आपने बीच पधारिया, आपने घूमर नृत्य देखा तो आपने बहुत अच्छे लगे। वैसे राजस्थान की आत्मा के, राजस्थान को राज्य नृत्य है। और जब महाराष्ट्र की बात करें तो एक मायने बात लावणी याद आओ, तो महाराष्ट्र की लावणी घूमर अन आप की प्रकार से देखो आप। अभी पहले कुछ देर पहले आपने एक प्रश्न पूछा था कि सारे राज्यों में क्या समानता है, तो भारत में सारे राज्यों में ये और एक समानता है संगीत की। और जो भारतीय संगीत है वो दिल को, हृदय को स्पर्श करने वाला संगीत है। आप कौन सा भी संगीत लीजिए। अब जब ये घूमर का लेते हैं हम राजस्थान के, ये घूमर का मेरे विचार से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये आनंद रस की निर्मित है। मतलब इसको देख के देखने वाले को भी आनंद मिलता है, करने वाले को तो कितना मिलता रहेगा। उसी तरह महाराष्ट्र का भी जो संगीत है वो लावणी जो है वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार का रस है। और उसकी जो शुरुआत जो काम ज़्यादा किया है वो बालाजी होना नाम के एक कवि थे जो ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन वो बहुत ही सुंदर तरीके के उन्होंने लावणी लिखी है। और ऐसे और बड़े बड़े कलाकार यहाँ हुए हैं और इस लावणी को राजाश्रय मिला है। मतलब कुछ दिन अभी अभी उसके थोड़ा सा जो वायरस बोलते हैं ऐसे आता है, लोग खराब दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन पहले राजाश्रय था, उसको एक प्रतिष्ठा थी और एक मनोरंजन का साधन था। उस वक्त तो टीवी, सिनेमा, व्हाट्सएप ऐसे कुछ नहीं था, मोबाइल, तो यही हमारे मनोरंजन का साधन था। तो इसी से इसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में थी जी। अभी भी वो चल रहा है। राजाश्रय की बात बताओ, मेरी याद आवे महाराष्ट्र सु जयपुर का राजा सवाई प्रताप सिंह जी के टाइम एक बहुत बड़ा कलाकार पधारिया, को नाम पंडित बंसीधर भट्ट, और वह महाराष्ट्र को तमाशो जयपुर का माइन चालू कराया। और आज भी जयपुर को जो भट्ट परिवार है भी ही महाराष्ट्री शैली में, भी ही वेशभूषा के साथ, भी ही संगीत और बाकी वाद्य यंत्रों के साथ आज भी हमारे तमाशो करे। तो चैत और फागण का महीना में आमेर और जयपुर के महीने में हजारों लाखों की संख्या में लोग देखे पसंद करे। बेका कई जगह कलाकार है, मैंने बड़ा बड़ा पुरस्कार मिल चुका है। माँ के लिए एक अलग सु विभाग की स्थापना करी सवाई प्रताप सिंह, गुणीजन खाना। ये अठ्याका राजा राम सिंह सेकंड तो माँ के लिए राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करी। तो कहबा को मतलब कलामा भी आपस में जोड़बा को बहुत बड़ो काम करे। राजस्थान दिवस पर मैंने एक भाषण में कहा था, राजस्थान नाम लेते तो सामने हमेशा एक ही चीज़ ज़्यादा आती है, शौर्य की, पराक्रम की, राजपूत घरानों के इतिहास की। लेकिन राजस्थान इसके लिए सीमित नहीं है, राजस्थान कला के लिए है, संस्कृति के लिए है। इतना ही नहीं, राजस्थान के राजा महाराजाओं ने राजस्थान कला और संस्कृति के साथ अदर राज्यों के कला और संस्कृति को भी आश्रय दिया है, बिल्कुल, उसको भी विकास करने के लिए मदद की, जिसका उदाहरण अभी अभी आपने दिया। औरंगजेब के टाइम तो संगीत पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो एक तरीके से कट्टर आदमी और वो संगीत ने रोक दियो। तो कलाकार देखिए यार, आप कोई व्यंग्य करा, सटायर करा, कहा था औरंगजेब सुधर सके, तो औरंगजेब को काफी लो जारी हो और संगीतकार सारा का सारा आपका वाद्य यंत्र की अर्थी बनाई, जनाजा बनाया और कंधा के ऊपर अर्थी की जिया रख और आपका वाद्य यंत्र औरंगजेब का सामू कर निकला, राम नाम सत्य वो करते हैं। तो औरंगजेब पूछे, बोले ये क्या क्या मजमा लगा रखा है? बोले साहब आपने संगीत पर बैन लगा दिया, इसलिए ये सारे अपने वाद्य यंत्रों को दफनाने के लिए जा रहे हैं। और वो तो निष्ठुर औरंगजेब, वो कहीं बोलो कि इनको जरा गहरी कब्र खोद के गाड़ना, बाहर ना आए, बाहर ना आ जाए। तो वह सारा कलाकार हमारे राजस्थान के माए आया और राजस्थान में एक नई संगीत पैदा करो, तालबंदी गायकी, जिसकी आज भी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो आगरा के नजदीक की बिक मैंने आज भी हमारी तालबंदी। तो एक दूसरे जटे संकट आयो, जब स्थापत्य का बहुत बड़ा कलाकार औरंगजेब के टाइम का वापस आपका देश फारस में जा रहा, तो जैसलमेर का राजा बन रोक लिया कि आप अठे निर्माण करो। तो जैसलमेर का मायने पटवा की हवेली, नतमल जी की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, इयान का जाली जरखों के साथ केवल पत्थर बिना सीमेंट चूना के इयान को कमाल की हवेलियां बनाई। तो वाकई में कला संस्कृति के मायने प्राश्रय देवा में राजस्थान को कोई सानी नहीं है। आपने कला संस्कृति की जब बात हुआ, जी हाँ, नृत्य गायन की आप बात करिए, भी घूमर की बात करिए, लावणी की बात करी, तो आप देखा हर इंसान ने कोई ना कोई शौक हुए है, गायन को शौक है, कोई ने नृत्य को शौक है, एक साथ साथ कहिए ना पढ़वा को भी शौक है। अब जहाँ यूनिवर्सिटी से आए तो आप वो भी जानना चाहूंगा, कई लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं,
भाई जीबाना है, खाबाना, ठीक है, नौकरी जरूरी है, लेकिन साथ साथ अपना पढ़वा को भी शौक है कईया ने, तो वो नौकरी करता करता किया आपने यूनिवर्सिटी के माध्यम किया, मतलब पढ़ाई भी जारी रख सके है। मैंने तो सारी एक ग्रेजुएशन के बाद जो मेरी पढ़ाई मैंने की वो तो पढ़ाई नौकरी करते करते ही की है, पीएचडी करते तक ही की है। आज भी मैं पढ़ते रहता हूँ। मेरे बारे में पूछा ना, थोड़ा सा समझ में रहे, आपके बारे में पूछा, और बाकी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हाँ, कोई प्राइवेट काम धंधा कर रहे हैं, वो हाँ, यदि आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहें तो हाँ राइट, उसके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में अभी निर्माण की है। अभी हमको नौकरी तो जरूरी होती है, हमारा सारा संसार उसके ऊपर है, लेकिन पढ़ने की जो तमन्ना मन में रहती है वो पूरी नहीं होती है। अभी एक तमिलनाडु की लेडी है, मुझे मालूम है, उन्होंने अपन 16 साल में उनका शादी हुई, 29 साल तक 6 लड़कियों को जन्म दिया। उनको मन में तमन्ना थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, 10वीं के बाद शादी हुई थी। 78 साल में उन्होंने एमए किया, 80 साल में पूरा किया, और उन्होंने कहा अब मेरे जीवन को महिला ऐसे मेरी वैल्यू निर्माण हो गई। तो इसकी सुविधा तो करनी चाहिए। तो इसलिए राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओपन डिस्टेंस लर्निंग चालू किया है। अभी ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आप भी ये काम करते करते एमए हिंदी हो सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस सीख सकते हैं, ऐसे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, ओपन की यूनिवर्सिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, तो आपको सारा लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा। अभी परीक्षा के लिए खाली विश्वविद्यालय में एक 4-5 दिन आना है, परीक्षा दे के जाना है साल में कहीं, तो बाकी कोई आपको आना नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रात को बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपना शिक्षण बढ़ाना चाहता है, क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है, वो कर सकता है। मैंने देखे कई लोग डिप्लोमा थे, नौकरी करते थे, ऐसे करते करते उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ये करने के बाद अच्छी नौकरी आप उनको मिली है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी है बात ज्यादातर ऑनलाइन के बाद भी मोबाइल के लगी डी रहे और बहुत सुविधा भोगी है। आप जीवन का लोग तो बहुत संघर्ष करे हो, शायद स्कूल पैदल भी गया हो से, या सही है, पैदल स्कूल जानो, साइकिल, घर का काम के मैंने सहयोग करणो, चाहे वो खेती है, मम्मी के रसोई के मैंने हाथ बटाणो, हर प्रकार का काम करता है। लेकिन आज की जो सुविधा होगी पीढ़ी है, वह पिलंग पर सो जाए और मोबाइल ने ले बैठी रहे। अब कहीं तो भी युवा पीढ़ी ने जिसकी आगे बढ़े, आपका सपना साकार करे, बिना आप कहीं कहना चाहो। ये युवा पीढ़ी, हम हमारे भारत का इतिहास देखते हैं तो भारत में जो परिवर्तन लाया है ये युवा पीढ़ी ने ही लाया है। महाराणा प्रताप कौन से 60 साल के थे? युवा आयु में ही उन्होंने ये पराक्रम किया। शिवाजी महाराज युवा पीढ़ी में ही उन्होंने पराक्रम किया। तो युवा पीढ़ी में ये ताकत है बदलाव लाने की। तो ये युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारी सचमुच ताकत क्या है। हमारी असुविधाएं कोई कारण नहीं है हमारी प्रगति का, लेकिन हमको हमारी क्षमता का एहसास नहीं होना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये युवा पीढ़ी ने हमने समझना चाहिए। 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अर्नोल्ड टॉयनबी नाम के ब्रिटिश इतिहासकार थे। बिल्कुल। वो कौन थे? वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो जगह प्रसिद्ध है उसमें इतिहास के शोध प्रोफेसर थे। उन्होंने 28 सभ्यताओं का अभ्यास किया। भारतीय संस्कृति, चाइनीज की, ग्रीक संस्कृति, रोमन संस्कृति, ऐसे 28 सभ्यताओं का अभ्यास करके 12 खंडों में एक किताब लिखी। उसमें जो एक वाक्य लिखा है वो मैं बताता हूँ कि आने वाले दिनों में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भारत पर आ रही है। अच्छा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो और आगे लिखते हैं इसका कारण क्या है कि भारत में जो पारंपरिक और सांस्कृतिक परंपरा है वो सांस्कृतिक परंपरा किसी भी देश में नहीं है विश्व में। इसी के कारण कितने भी भारत में समस्या हो, भारत ही मार्गदर्शन करेगा। तो ये युवाओं को हमको समझना चाहिए, हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक सभ्यता संस्कृति इसका रक्षण करने की जिम्मेदारी उन पर है। लोगों ने बनाए हुए रील, वो फेसबुक, उस पर पढ़ के आप एक काम कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिन्होंने ये करके भेजा है वो तो एंजॉय कर रहा है,
आप अपना समय क्यों बर्बाद करते? आपका हर एक एक क्षण कीमती है, लाखों मोल का है, उसको आपको आगे लेके जाना है, अपने आप को बड़ा करना है। जितना ज्ञान आप अपना प्राप्त करोगे, हम किसी विश्वविद्यालय में गलत उद्देश्य से प्रवेश लेते हैं। हर एक युवा आज क्या कहता है, मैं अगर ये डिग्री हासिल कर लूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा उद्देश्य डिग्री किस लिए है? नौकरी के लिए है। नौकरी तो ज्ञान का पेडागोजिकल इम्पैक्ट है। ज्ञान मिलने के बाद जो आप में वैल्यू निर्माण होती है, इसी के आप यहाँ क्यों हो? क्योंकि आपके पास ये एंकरिंग का ज्ञान है, इसके बारे में आपको सभी मालूम है, इसीलिए आप यहाँ हो। ऐसे ही सारे लोगों को अपना अपना ज्ञान रहेगा तो लोग अपने आप नौकरी देंगे। वाह। तो इसीलिए ज्ञान लेना ये ज़रूरी है। और जो उनके 3-4 साल की पढ़ाई है बाद में आती नहीं है, तो इसी काल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कमाना है। उसी के साथ साथ मैं उनको एक थोड़ा उपदेश देना चाहता हूँ। टाइगर वुड नाम के एक जग प्रसिद्ध गोल्फ प्लेयर थे, उनके बारे में एक एडवर्टाइज थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, फॉलोइंग आर द टूर्नामेंट्स विच टाइगर वुड हैज़ लॉस्ट, और एक भी टूर्नामेंट का नाम नहीं था। इसका मतलब सारे टूर्नामेंट उन्होंने जीते थे। वाह। 50% ऑफ अमेरिकन कंपनी उनको ब्रांड एम्बेसडर लेती थी। तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट थी कि ट्रस्ट नेवर फेल्स, मतलब जहाँ टाइगर वुड खेलते हैं वही जीतते हैं, तो ट्रस्ट फेल होता ही नहीं है। लेकिन उनके श्रीमती ने उनको डिवोर्स दिया। क्यों? कैरेक्टर के कारण। तो ज्ञान और कैरेक्टर साथ साथ चलने चाहिए, चरित्र और ज्ञान दोनों साथ चलना चाहिए। ये दो चीज़ें आपसे ऐसी है, कोई भी कितना भी बड़ा आलमगीर हो, बादशाह हो, कोई हो, आपसे छीन नहीं ले सकता। आपका घर जाएगा, पैसा जाएगा, सारा जाएगा, लेकिन ये दो चीज़ें नहीं जा सकती। उसी के कारण आपको समाज में मान्यता मिलेगी। आज हमारे दादा का नाम याद है, परदादा का नाम है, उसके पहले किसी का नाम याद है? नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज का नाम याद है, महाराणा प्रताप का नाम याद है। वो तो 1500-1400 शताब्दी में हुए। क्यों? कि उन्होंने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए स्वार्थ त्याग करके काम किया है, इसलिए समाज उनको याद रखता है। तो समाज ऐसे ही लोगों को याद रखता है जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ किया है। तो मेरा एक आह्वान है हमारी युवा पीढ़ी को, उठो, जागो, स्वामी विवेकानंद को देखो, उत्तिष्ठ जागृत ऐसे कहा है उन्होंने। यस, ऐसे उठो, जागो, फेंक दो मोबाइल, अपना ज्ञान अर्जित करो, अपनी तपस्या करो, इस राष्ट्र के लिए योगदान दे दो, इस राष्ट्र के लिए बलिदान दे दो। अभी जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत कुछ काम कर सकते हैं इस राष्ट्र के लिए दो। हम विकसित भारत की बात करते हैं, मैं विकसित भारत के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक भारत की भी बात करता हूँ। ये सारा काम उनके हाथों में है, उन्होंने करना है, यही योगदान देना है, यही मेरी उनसे अपेक्षा है। बहुत बढ़िया बात। कम ठोक ठेलता है नर, तो पत्थर के जाते पांव उखड़। बहुत बढ़िया बात बताई। चारित्रिक के जो निर्माण है वो बहुत जरूरी है कि एक किया करे कि आपने धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, वापस प्राप्त कर लोगे। सेहत खो दी तो कुछ खो दिया, और यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। और आपने परंपरा, वहां कठोपनिषद में एक श्लोक है कि मात्रवत परदारेषु पर द्रव्यसु लोष्टवत है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। यानी कि दूसरी हर महिला ने मां के समान समझो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो, और सगड़ा ने खुद के समान समझो, और जखा की दृष्टि ईयन की है, वो ही सही मायना में विद्वान है। सही है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। मनीषा जी, और कहीं जानना चाहो आप? डॉक्टर साहब बता रहे हैं। मैं तो जानना चाहूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि लोग शिक्षित तो हो रहा है, डिग्रियां बहुत है, लेकिन आप कठिन बेरोजगारी को सामने भी ज़्यादा अपनी जनसंख्या कर रही है। तो इसी कई चीज़ है कि आप शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि देखो गांधी जी के टाइम में गांधी जी यहाँ क्या करता कि पढ़ाई तो होनी चाहिए, भी के साथ साथ कुछ हाथ को हुनर भी टाबरा ने सिखाया जाना चाहिए, यानी कौशल विकास पर अगर बात करें तो वो कितना आज के टाइम में ज़रूरी है। आपने टाबरा ने कभी शिक्षा के साथ साथ वो भी ज़रूरी है। यही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता है कि हमने जो हमारे अभ्यासक्रम में परिवर्तन लाए हैं कि हर एक प्रोग्राम में ऐसे कुछ कोर्सेस हमने डाले हैं जिसने वो कौशल प्रदान करे, उसको कौशल आ जाए। कैसा है कि ज्ञान ठीक है, मुझे सारा सिविल इंजीनियरिंग मालूम है, लेकिन जब मैं बिल्डिंग खड़ी करने जाता हूँ तो मैं कैसे करूँ, ऐसा अगर प्रश्न आता है, इसका मतलब ज्ञान को निजी स्तर पर लाना, ज़मीन पर लाने का जो एक
बात है उसको कौशल हम बोलते हैं, वो कौशल सबको आना चाहिए। ये आपने सही कहा है, ये कौशल के बिना होता नहीं। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसी आधार पर बनाई है कि हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयबल कैसे बनाया जाए। तो उसी हर एक अभ्यासक्रम में हमने वोकेशनल कोर्सेज डाले हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज डाले हैं, बच्चों को हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, फील्ड पे लेके जाते हैं, इसी से वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जब पढ़ाई पूरी करेंगे तो वही ज्ञान वो सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक पेडागोजिकल इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक मैं छोटा से बताता हूँ। 2022 में हमारे विद्यार्थियों को 3.5 लाख रुपए सालाना की सैलरी मिलती थी, आज 11 लाख हो गई है। क्यों हो गई है? जो जॉब देने वाली कंपनियां आती है उन्होंने देखा हमारे विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन हुआ है, यही स्किल आया है, वो छात्र हमारे उनके लिए उपयोगी हुए हैं। तो ये महसूस होने के कारण उनको ये सैलरी मिली है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट भी हुए? कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, कंपनियां आती हैं। कौन सा विभाग का मैंने लिया जाए? सारे क्षेत्र, इंजीनियरिंग में आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं, कॉमर्स में आते हैं। इतना ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे इसमें भी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हायर एजुकेशन को भी जाते हैं। हायर एजुकेशन को जाने वाले हमारे स्टूडेंट तो अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जैसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ मिलता है, जर्मनी में उनको मिलते हैं, इंग्लैंड में मिलते हैं। ये विश्वविद्यालय का दायरा जो है बहुत बड़ा अभी फैला हुआ है। और एडमिशन को कई प्रक्रिया है? एडमिशन की एक प्रक्रिया सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ये की है कि नेशनल टैलेंट एजेंसी NTA जिसको हम बोलते हैं, वो परीक्षा लेता है। अच्छा। सारे विषयों में परीक्षा लेता है, और परीक्षा के बाद सारे मेरिट वाइज वो कैंडिडेट के नाम करता है। तो हर एक विश्वविद्यालय ने, हर एक छात्रों ने जहां उसको प्रवेश लेना चाहता है उस विश्वविद्यालय को अप्लाई करना पड़ता है। जी, NTA की परीक्षा को जब अखबार में या कोई माध्यम से आपने विज्ञापन मिले तो भी कमाई अप्लाई करो, वह परीक्षा दो, और भी के बाद में आपको भी कमाई एडमिशन हो जासी। और प्रोफेसर भालेराव जी पधारिया, खासा जानकारियां दी। मनीषा जी, अब आप इजाजत चाहवा क्योंकि एक समय की मर्यादा में या करें। आप गणमान्य आभार।